अब इनके साथ समस्या क्या है कि अगर सैटेलाइट ऊपर जा रहा है, नीचे आग लगी हुई है, तो नीचे के तापमान को ये सेंस कर लेता है, सेंस करके स्टेशन तक भेज देता है। समस्या कब आती है कि कई बार कि नीचे वाले हिस्से में इस जगह पर आग लगती है, फायर। सैटेलाइट आपका घूम रहा है, कैमरा लेके और सेंसर लेके घूम रहा है, कुछ नहीं करता है। यानी कि अंडर फॉरेस्ट फायर जो होते हैं, फॉरेस्ट के भीतर की जो आग होती है, उसको यह रिपोर्ट नहीं कर पाता है, इसको ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, यह चलता हुआ चला जाएगा। और अगली बार ध्यान रखना कब आएगा? 12 घंटे बाद। तब तक 12 घंटे में बहुत सारा हिस्सा जल चुका होगा, या कई बार स्थिति नियंत्रण के बाहर जा चुकी होती है। अब अगर इसी समय यह छोटे से लेवल पे फायर को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो इस पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। लेकिन इसकी भी गलती नहीं है, तापमान सेंस करना है। अब यहाँ आग लगी है, तो ये वाला हिस्सा जब तक गर्म नहीं होगा, तब तक ये सेंस कैसे कर पाएगा? राइट, एक कमी। दूसरी कमी इनके साथ ये है, तो मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ। ये जैसे फॉरेस्ट है, सेंसर है। अब इन दोनों के बीच में भारी भरकम मात्रा में क्लाउड आ जाता है। कई बार आग लगने से उत्पन्न धुआं आ जाता है, तो धुआं की वजह से या क्लाउड की वजह से अब ये टेम्परेचर का सेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है कि जिससे फॉरेस्ट फायर होने की बात पुष्ट हो सके। यानी कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये डिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इनमें इनके इन्फॉर्मेशन डिसिपेशन में कई तरह की समस्या आती है। एक वजह। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण कि केवल 3 सेंसर हैं, तो मान लीजिए दिन भर में 6 इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनके बीच में जो फॉरेस्ट फायर की घटना होती है, वह आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, वह रिपोर्ट नहीं हो पाती। इनके साथ समस्या है। तो इसके लिए पूर्व सूचना प्रणाली को हमें केवल तकनीकों के सहारे ही छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको ऐसा किया जाए, पूर्व सूचना प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए इंटीग्रेशन 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 ऑफ टेक्नोलॉजी along with ह्यूमन। तकनीक के समावेशन और उनके इंटीग्रेशन या उनके एकीकरण की जरूरत है। उनको अलग अलग मत करिए कि हमने टेक्नोलॉजी लगा दिया इसलिए मनुष्य की जरूरत नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको क्या करना है कि ठीक है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, इनको इनके लेवल पर सुधारने की कोशिश कीजिए, अगर और ज़्यादा सुधार सकें तो सुधारिए। दूसरा, लोकल इन्फॉर्मर होना चाहिए, उसकी बात उस स्टेशन तक कैसे जाए, उसकी बात उस एजेंसी तक कैसे, कितनी जल्दी से जा सकती है, जिसके माध्यम से पूरे जन को जागरूक किया जाए। जैसे मान लीजिए मैं किसी एरिया में जा रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि जंगल में आग लगी हुई है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। आग दिख रही है, आग से नुकसान हो सकता है, इतनी समझ है, लेकिन अब किसको मैं बुलाऊँ? मैं अकेले अकेले आग बुझा नहीं सकता, कुछ भी कर लूँ। तो मैं उस समय किसको इन्फॉर्म करूँ? कौन सी एजेंसी है? कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ? फिर मेरे पहुँचने के बाद एक्शन क्या होगा? कौन सी विधि ऐसी होगी जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित कर सकता हूँ? इन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन करना इस जगह पर ज़रूरी हो जाता है। तो लोकल इन्फॉर्मेशन और लोकल इन्फॉर्मर जो ह्यूमन के इन्फॉर्मेशन होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को उस स्टेशन तक भेजा जाए जहाँ से मैसेज बल्क में डिसिपेट किया जाता है। जैसे सैटेलाइट का डेटा हैदराबाद गया, हैदराबाद से वो फ़िल्टर होके फिर एजेंसियों तक भेजा जाता है, एजेंसियाँ अपने कंसर्न एरिया में मैसेज को बल्क में डिसिपेट कर देती है, भेज देती है, सेंड कर देती है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए वहाँ पर एक व्यक्ति हो, उसके लिए एक फ़ोन नंबर दे दीजिए कि अगर आपको आग लगती हुई दिखाई दे तो इस नंबर पे फ़ोन करें। उस नंबर पे फ़ोन किया तो फ़ोन उठना भी चाहिए, रिस्पॉन्स भी करना चाहिए, और उस पर बात करने वाले व्यक्ति की ज़िम्मेदारी इतनी हो कि वह डायरेक्ट उस एजेंसी से बात करे, यहाँ पर आग लगी हुई है, आप पूरे इलाके में जल्दी से जल्दी खबर फैला दीजिए। लेवल पे अगर हम लोग पूर्व सूचना प्रणाली को दुरुस्त करेंगे, तब जाके चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। अपने जो आवश्यक संसाधन है, उन संसाधनों के साथ हमें तैयार रहना है। ड्यूरिंग डिजास्टर क्या करना है? आपदा के दौरान क्या करना है? आपदा के दौरान हमें आग बुझानी है। कुल मिला जुलाकर आग लग चुकी है, उस आग को बुझाना है। और कहा जाता है कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। तो लगने में तो किसी ने बीड़ी पी के फेंक दिया, आग लग गई। सिगरेट पी के फेंक दिया, आग लग गई। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने जंगल जला दी। लेकिन बुझाने में ज़माने लग जाएंगे, संसाधन लग जाएंगे, एनर्जी लग जाएगी, लोग लग जाएंगे, समय लग जाएगा। बुझाना इतना आसान नहीं होता है। तो आग बुझाने के लिए हमें क्या करना, उसी समय तैयारी के
हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, पहले से हमारी तैयारी होनी चाहिए कि जिस एरिया में आग लगने की संभावना ज़्यादा है वहाँ पर संसाधन थोड़े ज़्यादा मात्रा में रखे जाएँ, और जहाँ पर आग लगने की संभावना कम है वहाँ पर कम संसाधन से भी काम चल सकता है। लेकिन यहाँ पर कम संसाधन का मेरा उद्देश्य लापरवाही एकदम नहीं है कि लापरवाही की के दौरान हमें क्या करना है, आग से बचाव करना है, और बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक होता है फायर स्टॉप रिंग या फायर प्रिवेंशन रिंग, एक खास तरह के मटेरियल का बना हुआ एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, उसको जहाँ पे रख दिया जाता है उसके आगे फिर आग नहीं जाती। या फिर अब आग लग गई तब की हम बात बता रहे हैं, उस तरह के मटेरियल का प्रयोग करें। हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स क्या करते हैं, ड्रोन्स क्या कर सकते हैं, ड्रोन से ज़्यादा इस जगह पर हेलीकॉप्टर होंगे कि पानी उठा उठा के उस एरिया में पूरे में छिड़काव कर देते हैं। अब दमकल विभाग वाले कितनी गाड़ी से पानी छिड़केंगे, पाइप से पानी जंगल में कैसे छिड़क सकते हैं, वो घरों की आग बुझा सकते हैं, की आग बुझा सकते हैं। लेकिन जब जंगल में आग लग जाएगी तो दमकल विभाग की भी अपनी एक सीमा है, उसके पास अगर ऐसे संसाधन नहीं है, अगर हेलीकॉप्टर्स नहीं है, अब मान लीजिए कि उत्तराखंड में आग लग गई, 50-60-70 किलोमीटर में कोई तालाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश से पानी ले जाना पड़ रहा है, तब जाके उत्तराखंड की आग को बुझा पा रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर लोकल वाटर बॉडी का होना जंगल के आसपास बड़ा ज़रूरी होता है और बड़ा अच्छा भी होता है, क्योंकि जंगल है तो बारिश होगी तो उसमें पानी स्टोर होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता रहेगा और कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती रहेगी। फिर वही राहत और बचाव, इस तरह के काम करना। डिजास्टर वाला देखिए, मैं बार बार कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें हाथ पैर मार के सिर्फ आप जिसको बचा सकते हैं उसको बचाइए, या तो इसके पहले वाले पर बहुत ज़्यादा आप फोकस कीजिए या इसके बाद वाले पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे, जो बचने वाले हैं उनको बचाना है और कोई कुछ नहीं करना है इस जगह। जो बच गए उसके बाद आपदा के बाद वाली कहानी। अब आपदा के पश्चात के बाद, आपदा के बाद आपको करना ये है कि पहले तो उस कारण को आइडेंटिफाई कीजिए, ये आग लगी क्यों थी, ह्यूमन एरर की वजह से लगी है तो उसके दंड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जब तक पनिशमेंट नहीं होता है, जब तक डर नहीं होता है, भय नहीं होता है, तब तक लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। कम से कम हिंदुस्तान में यह टेंडेंसी या ट्रेंड देखा है। तो कारण को आइडेंटिफाई कीजिए, अगर नेचुरल कारण है तो भी और अगर ह्यूमन कारण है तो भी, दोनों को कम से कम पहचानिए कि आखिर आग लगी क्यों। इससे रिपोर्ट तैयार करने में, इससे रिकॉर्ड तैयार करने में, इससे अगली आग पर एक्शन लेने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। लगी है आग की वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करनी है। यहाँ पर कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अगर जो जंगल जल के साफ हो गया, खत्म हो गया, और रातों रात जंगल क्रिएट नहीं हो सकता। मान लीजिए 20-25 साल का जो पेड़ था, 50-60 साल का जो पेड़ था, वो पेड़ जल गया तो 50 साल बाद ही तैयार होगा ना। जंगल को बैरन के रूप में मत छोड़ दीजिए, बंजर के रूप में मत छोड़िए, क्योंकि बंजर छोड़ेंगे तो बंजर ही रह जाएगा, फिर उसको कोई ठीक करने वाला नहीं। वहां पर कोशिश ये होनी चाहिए कि पुनः वनीकरण कीजिए, पुनः वनीकरण किया जाए। और जब वन बनाया जाए तो एक फायर गैप के कंसेप्ट का, इसकी संकल्पना का प्रयोग किया जाए। क्या संकल्पना है ये? तो ये जो जंगल है, मान लीजिए कि ये वाला एरिया पूरा जंगल का है, ये एरिया जंगल का है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। तो इस जंगल के चारों तरफ पेरीफरी में, इस जंगल के चारों तरफ पेरीफरी में इस तरीके से गैप क्रिएट करके फिर इसके बाद यहाँ पर बस्तियां बसाइए, एग्रीकल्चर कीजिए, ताकि खेतों में आग भी लगे ना तो ये जंगल तक ना पहुंच पाए। जंगल तक आग पहुंचने से हमें रोकने के उपाय करने। तो जो आपदा के बाद के उपाय हैं, ये आपदा के पूर्व के उपाय में मददगार साबित हो जाते हैं। इस दौरान जो आपको कमी महसूस हुई होगी, भाई जो जिनके माल मवेशी जल गए, खेत का सामान जल गया, या घर, अगर उस इलाके में घर जल गए तो उनको मुआवजा, प्रॉपर तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए, प्रॉपर तरीके का राहत मिलना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उनकी मदद की जानी चाहिए, ताकि लोग आगे बढ़कर और भी इसमें सहभागी बने और आपके साथ मिलजुल कर इससे निपटने का, इसको कम करने का, दुरुस्त करने का प्रयास करें। मतलब आप अकेले ना रह जाए, करने होते हैं। बाद का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपदा के पूर्व के लिए एक रिसोर्स बन के तैयार हो जाएगा, एसेट बन के तैयार हो जाएगा। एक बेटर वाली कहानी है। आप देखिए कि किन किन चीज़ों की कमी रही है। क्या हेलीकॉप्टर कम पड़ गए थे, पानी के सोर्स की दूरी कम पड़ गई थी, या पानी की मात्रा कम पड़ गई थी, या किसी दूसरे वजह से आग पर जल्दी नियंत्रण नहीं पाया जा सका, क्या क्या इसमें कमी आई, इन सबको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो क्या है
है जो सिमलीपाल में आग लगी थी जंगल में, उसमें आइडेंटिफाई यही किया गया कि भाई वो मानवीय कारणों से ही आग लगी, किसी ने बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दिया होगा, उसकी वजह से ही वहाँ पर आग लगी। भारत में वैसे स्प्रिंग सीजन में आग लगना अब एक सामान्य सी घटना महसूस होती है, दिखाई देती है। अभी हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मोदी और दूसरा है स्नैप, इनके साथ दिक्कत क्या है कि इनके इंफॉर्मेशन को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ये आग लगी है, यहाँ पर मान लेते हैं फायर है, तो ये डेटा का कलेक्शन होता है, करके ये भेजे जाते हैं, दे आर सेंट टू ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन फिर एफएसआई के पास भेजता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को भेजता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है इसमें कि इनको फॉरेस्ट फायर के रूप में आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये जो आग लगने की सूचना ग्राउंड स्टेशन ने दी है वो फॉरेस्ट के अंदर है या फॉरेस्ट के बाहर। अगर फॉरेस्ट के बाहर है तो फिर इस पर कोई एक्शन नहीं होता, के अंदर है तो उसको आइडेंटिफाई किया गया। अब इसके सेंटर को आइडेंटिफाई करके इनको भेज दिया जाता है मैसेज अलर्ट डेसिपेशन। तो फाइनल जो मैसेज है वो भेज दिया जाता है संबंधित एजेंसियों को। इस पूरे प्रोसीजर में तकरीबन 60 से लेकर 90 मिनट का समय लगता है, केवल इंफॉर्मेशन पहुंचने में। 1.5 घंटे का समय केवल मैसेज पहुंचने में लगता है कि आग लगी है। इसके बाद इसकी तैयारी शुरू होगी, इसके बाद उसकी आग को बुझाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इंफॉर्मेशन न मिल पाने की वजह से समस्या ज़्यादा गहन हो जाती है, नंबर 1। दूसरा, करप्शन की वजह से भी होता है। कई बार फॉरेस्ट ऑफिशियल्स किसी तस्कर के साथ मिल सकते हैं, या कई बार लोकल लोग असंवेदनशील होकर, स्थानीय लोग जो असंवेदनशील हो जाते हैं, वह फॉरेस्ट मैन पर, फॉरेस्ट पर्सन पर या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पर दबाव बना देते हैं, दबंगई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, रेत माफिया वगैरह बड़े दबंग किस्म के होते हैं, और कई बार तो डीएम एसडीएम को भी पकड़ लेते हैं, बंधक बना लेते हैं। तो इस कारण से भी फॉरेस्ट फायर की खबरें पहुंच नहीं पाती हैं। तीसरा, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन की कमी की वजह से हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में हेलीकॉप्टर शायद नहीं है इस आग को बुझाने के लिए, तो कुछ और हेलीकॉप्टर मंगाए जा सकते हैं, कुछ उपकरण खरीदे जा सकते हैं। तो संसाधनों का अभाव है, एक मानसिक करप्शन भी है, करप्शन भ्रष्टाचार भी है। तीसरी, जागरूकता की कमी है। जैसे मैंने कि बताया कि फॉरेस्ट फायर की जब खबर टीवी पर आती है तो टीवी का चैनल बदल दिया जाता है, क्योंकि किसी को कोई इंटरेस्ट आता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से बचते हुए हम लोग फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही सारे उपाय करने हैं आपको, और कोई ज़्यादा इसमें फॉरेस्ट फायर में बातचीत करने को तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, एक एरिया उठा के बात की जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके सब्जेक्ट के लिए इस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ठीक है इतना इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जो आपदाएं हैं पर हमने थोड़ा सा बाई मिस्टेक, मेरी गलती से हो गया, ये 1-2 जगह शायद मैंने SNAP, देखो अभी लिखते समय गलती होगी, SNAP लिख दिया है, जबकि इसका ओरिजिनल जो शुरुआत में मैंने बताया था SNPP है, SNPP। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ये गलती से मुझसे ही SNAP शायद 1 या 2 जगह मैंने लिख दिया है इसको, तो इसका ओरिजिनल है ये SNPP। अगला डिजास्टर है, वो डिजास्टर हम लोग देखते हैं, वह है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर में औद्योगिक आपदा होता है। RN भी कहा जाता है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर। बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इसमें चारों तरह के डिजास्टर को शामिल किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, फिर वही इनके पक्ष विपक्ष वाले, इसे कारण, प्रभाव और इनका प्रबंधन। सी से हो गया केमिकल, केमिकल का मतलब रासायनिक। बी से हो गया बायोलॉजिकल, आर मतलब रेडियोलॉजिकल, और एन से न्यूक्लियर। तो रासायनिक, जैविक, विकिरण जन्य और नाभिकीय आपदा के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। जैसे अभी पेंडेमिक एक फैला हुआ है, कोरोना, कोविड महामारी आप सुनते होंगे, कोरोना वायरस से फैला हुआ है, तो यह भी इसी तरह के हज़ार्ड में, इसी तरह के डिजास्टर में शामिल किया जा सकता है।
खैर, पहले हम लोग देख लेते हैं एक रासायनिक आपदा की कुछ कहानियों को देख लेते हैं औद्योगिक आपदा के अंतर्गत, और फिर उसी से सारी बातें हमारी समझ में आ जाएँगी। फिर कोरोना के बारे में भी ज़रूरत पड़ती है, अगर कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। वैसे कोरोना के बारे में तो ऑलरेडी इतना डिस्कस हो ही चुका है, अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, या मीडिया के माध्यम से हो, या यूट्यूब के माध्यम से हो, या जहाँ-तहाँ से आपके पास भी पर्याप्त इन्फॉर्मेशन होगी, और उतनी ही इन्फॉर्मेशन सबके पास है जितनी आपके पास होगी। औद्योगिक आपदा, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर क्या होता है? तो किसी इंडस्ट्री में होने वाले डिज़ास्टर को इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कहेंगे। इंडस्ट्री का मतलब हो गया बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर, जहाँ पर लोगों का समूहन होता है बहुत मास लेवल पे, मशीनरी का प्रयोग किया जाता हो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता हो, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने की तैयारी की जाती हो, जो फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री जहाँ पर निर्माण कार्य होता है, कोई हादसा हो जाए तो आपदा कहेंगे। तब कहेंगे आपदा जब उससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या और लोगों का दायरा और सामाजिक दायरा, सामुदायिक दायरा बहुत ज़्यादा हो। बहुत बड़े पैमाने पर अगर क्षति होती है तो उसी क्षति को नाम दिया जाता है औद्योगिक आपदा। तो किसी भी उद्योग में होने वाले वैसे संकट, उत्पन्न होने वाले वैसे संकट या आने वाली ऐसी विपदा को आपदा कहते हैं, जब उसके प्रभाव में बहुत अधिक संख्या में लोगों की, अर्थव्यवस्था की, पर्यावरण की या सामाजिक संरचना की क्षति हो जाती है, तो उसे औद्योगिक आपदा का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एक आपदा आपने गाहे बगाहे सुना ही होगा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी हुआ करती थी, हादसा हुआ, और इस हादसे में हजारों की संख्या में जहां पर लोग मरे थे, वहीं तकरीबन ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे 1984 में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट रहा था, और यह ना तो पहली आपदा थी अपने आप में औद्योगिक लेवल पे देखें तो, और ना ही यह आखिरी आपदा थी कि जिसके बाद कोई आपदा नहीं हुआ। अब इसमें विशाखापत्तनम में कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि एक एलजी पॉलीमर नाम की कंपनी थी, एलजी पॉलीमर। इसमें गैस लीक हो गया, इससे समस्या बढ़ जाती है। इसी तरीके से गुवाहाटी के क्षेत्र में एक ऑयल रिफाइनरी थी, उसको आतंकवादियों द्वारा, उल्फा के संगठन द्वारा उड़ा दिया गया। वो भी एक केमिकल रासायनिक हादसा हो जाता है। कोई केमिकल का रिसाव हो जाए, कहीं विस्फोट हो जाए, कहीं जहाँ पर जैसे साउथ इंडिया में शिवपुरी में जहाँ पर पटाखों का बारूद का काम किया जाता है तमिलनाडु में, वहाँ पर गाहे बगाहे खबरें आती रहती हैं जब तक कि बारूद की फैक्ट्री में आग लग गई और बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में तुगलकाबाद के इलाके में एक बार इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो चुका। कई बार ऐसा होता है कि आग लग जाती है, उस गोदाम में कहीं आग लग जाती है, कहीं पूरा जो वेयर हाउस है वो जल के खाक हो जाता है। अब उस समय उस वेयर हाउस में जो लोग फंसे रह जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि आग ऐसी कंडीशन में लग गई है जहां आप आग को देख तो रहे हैं लेकिन आप आग से निकल नहीं पाते, और आग आपको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आग की गिरफ्त में आ जाएंगे, ऐसी कंडीशन दिखाई देने लगती है। आपदाओं का वह दृश्य होता है। छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र करें तो गुजरात के किसी कोचिंग सेंटर में आपने देखा होगा कि आग लग गई थी, वहाँ पर संकट पैदा हो गया, उसके बाद कुछ गाइडलाइन जारी किया गया। तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही औद्योगिक आपदाओं की तरह न्यूक्लियर हादसे भी होते हैं। न्यूक्लियर हादसे का मतलब कि जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाता है, उस न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर अगर नाभिक का रिसाव हो जाएगा या नाभिकीय पदार्थों का रिसाव हो जाए तो वह रिसाव बड़ा खतरनाक हो जाता है। जैसे झारखंड में जादूगोड़ा, वहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है, और यूरेनियम बहुत अपने आप में रिएक्टिव मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। तो जिस इलाके में ये निकाला जाता है, उस इलाके में आप जाके देखिए कि लोगों का क्या हाल चाल है, लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस कंडीशन में जीने को मजबूर हैं, क्यों समस्याएं उनके साथ ज़्यादा है, क्यों समस्याएं उनके साथ प्रबल हैं, वैसी समस्या की आप कल्पना भी नहीं कर सकते शायद। औद्योगिक आपदा महत्वपूर्ण क्यों है, पहले तो इस बात को समझिए। औद्योगिक आपदा उद्योगों में प्रयोग में लाए जाने वाले विस्फोटकों, रसायनों या गैसों के रिसाव के कारण होने वाला वह संकट है जिसके प्रभाव में बहुतायत में तरह तरह के संसाधनों की क्षति होती है। केवल भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश है। विकासशील देश है, और विकासशील देश की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं।
और ऐसे देशों की आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं, अधिक होती हैं। की पूर्ति के लिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं, तरह तरह के काम करने पड़ते हैं, तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। इनकी पूर्ति के लिए जो एक एसेंशियल चीज है वो है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की अगर हम लोग बात करें तो भारत की एक नितांत आवश्यकता है, गहन आवश्यकता है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। औद्योगिकरण जितनी भारी मात्रा में करेंगे, तो औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है? औद्योगिकरण का अर्थ होता है भारी संख्या में उद्योग लगाना, भारी संख्या में उद्योग लगाना। जैसे शहरीकरण का मतलब हो गया नए नए शहर बसाना, आधुनिकीकरण का मतलब हो गया आधुनिकता के प्रभाव में आना। ऐसे ही उद्योगों के प्रभाव में आना, उद्योगों की संख्या को बढ़ाना, उद्योगों की स्थापना करना औद्योगिकरण कहलाता है। अब जितनी अधिक मात्रा में उद्योग होंगे तो जाहिर सी बात है कि उद्योगों की विविधता भी ज्यादा होगी। विविधता जब ज्यादा होगी, औद्योगिक विविधता, प्रकार के अलग अलग तरह के उद्योग यहाँ पर स्टेब्लिश किए जाएंगे। उन विविध तरह के उद्योगों में कुछ खतरनाक उद्योग भी होंगे और कुछ कम खतरनाक उद्योग भी होंगे। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट लेंगे, एक खतरनाक और एक जिनमें खतरा का स्तर कम हो। नाम दे दें, सुरक्षित तो वैसे कोई उद्योग होता नहीं है 100% सुरक्षित, या इसको रख देते हैं तुलनात्मक अपेक्षाकृत सुरक्षित। अपेक्षाकृत सुरक्षित और एक खतरनाक उद्योग। तो हमें ज्यादा खतरा है इन खतरनाक उद्योगों से। उद्योगों में क्या क्या आ जाएगा? जिसमें खतरनाक रसायन का प्रयोग होता हो, खतरनाक गैस का प्रयोग होता हो, बारूद वगैरह का प्रयोग होता हो, विकिरण का प्रयोग होता हो, रेडिएशन का प्रयोग होता हो, इसमें विकिरण का होता हो, नाभिक या नाभिकीय पदार्थ का होता हो। इस तरह के जो उद्योग हैं ये खतरनाक कैटेगरी में रखे जाते हैं। उनको भी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। खतरे उसमें भी हैं, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग सेंटर अगर उद्योग है तो इसमें खतरा तो नहीं है, ये तो सुरक्षित उद्योग में आएगा। लेकिन जिस बिल्डिंग में अगर कोचिंग चल रही है जहाँ पर 2-4-5 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, अचानक से उसकी छत कोलैप्स कर जाए तो 5,000 लोग प्रभावित तो हो ही जाएंगे, तो उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी, कुछ लोग अपंग भी हो जाएंगे। तो सुरक्षित तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक कम सुरक्षित है, एक ज़्यादा सुरक्षित है। तो जो ज़्यादा खतरनाक है या कम सुरक्षित है उसको हम लोगों ने खतरनाक माना है। इसमें रसायन उद्योग, जहाँ पर ऐसे ऐसे रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे आपने केमिस्ट्री के लैब में देखा होगा, अक्सर वहाँ पर आग लगने की घटना होती रहती है, क्योंकि एक रसायन गलती से दूसरे रसायन से ऐसे रसायन से मिला दिया गया जहाँ दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ और वह रिएक्शन बड़ा घातक हो गया, पूरे लैब में आग लगी। अगर उस लैब के आग को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो पड़ोस वाली बिल्डिंग में आग लग जाती है, क्लासरूम में आग लग जाती है, तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसी तरीके से विस्फोटक पदार्थों का आपको उदाहरण हमने दिया ही दिया। नाभिकीय पदार्थ का उदाहरण अगर आपको लेना हो तो आपने सुना होगा फुकुशिमा, एक पावर संयंत्र पर जापान में जहाँ पर रिसाव हो गया था, वो बड़ी घातक साबित हुआ था अंततः जाके। तो ये सारे उद्योग खतरनाक होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत को अपना औद्योगिकरण छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जब उद्योग लगाएगा भारत तो उसमें खतरनाक उद्योग भी लगेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि भारत कहेगा कि केवल केवल हमारे यहाँ सुरक्षित उद्योग ही लगाए जाएं, जो हजार्डस इंडस्ट्री हो सकती है, जो खतरनाक हो सकती है, जहाँ से समस्या की संभावना ज़्यादा है, वो उद्योग पाकिस्तान में आप लगा दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा, रिस्क तो लेना पड़ता है, क्योंकि टैक्स तो दोनों उद्योग से आएंगे, पैसे दोनों उद्योग से आएंगे, एम्प्लॉयमेंट दोनों उद्योग से आएगा। तो उद्योग तो हर तरह के लगाने पड़ते हैं आपको अपने। औद्योगिकरण होगा तो उसमें खतरनाक उद्योग भी लगेंगे और खतरनाक उद्योगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, संख्या जैसे बढ़ती चली जाएगी, तो रिस्क या जोखिम जिसको कहते हैं, जोखिम बढ़ेगा और जोखिम के साथ साथ संभावना भी बढ़ जाएगी और आपदा भी बढ़ सकता है।
से कैसे बचा जाए? पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये ज़रूरी क्यों है भारत के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक आपदाओं को समझना या औद्योगिक आपदाओं को पढ़ना। रह गई वो यही है कि भाई इसको रोका कैसे जाए? क्योंकि पहले इसका प्रभाव आप 1-2 प्रभाव समझ लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने खतरनाक हो सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, बस से टकरा गया व्यक्ति, ट्रेन की चपेट में आ गया व्यक्ति, या अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि बाढ़ में, सूखा में, है ना? या फिर फॉरेस्ट फायर में कोई व्यक्ति आ जाता है, तो या तो बच जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसके हाथ-पैर अंग-भंग हो जाते हैं। जैसे चक्रवात में अगर कोई फँस गया, चक्रवात की आँधी में वो उसके सेंटर में फँस गया, बहुत खतरनाक स्थिति में रह गया, तो या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर चक्रवात में फँसने के कारण हाथ-पैर उसके टूट सकते हैं। फिर इलाज कराया जाता है, ठीक हो जाता है। फॉरेस्ट फायर में भी यही है, आग से जल गए, झुलस गए, फिर इलाज होता है, आप एक स्थिति में अपना कम से कम काम ठीक से करने लगते हैं। रासायनिक आपदाओं के साथ क्या है? अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, जैसे बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, फॉरेस्ट फायर है, तो ये सारी चीज़ें विज़िबल भी होती हैं, दिखाई देती हैं। चक्रवात आती है तो उसके पहले हम पूर्व सूचना जारी कर देते हैं, बाढ़ के पहले पूर्व सूचना जारी कर देते हैं। फॉरेस्ट फायर के लिए आपको बताया ये एसएनपीपी और के नाम से ये सैटेलाइट सेंसर्स काम करते हैं। रासायनिक आपदाएँ होती हैं, इनके बारे में प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। किसी को नहीं पता था कि भोपाल की उस कंपनी में गैस लीक करने वाला है, गैस का रिसाव होने वाला है। कहीं रिफाइनरी में ब्लास्ट करने से पहले रिफाइनरी का ब्लास्ट दरवाज़ा नहीं खटखटाता है कि अब मैं ब्लास्ट करूँगा, तुम लोग किनारे हो जाओ। कि देखिए, लापरवाही में और संयोग में कभी-कभी अंतर होता है, कभी-कभी अंतर नहीं होता है। जैसे जो ग्राइंडर मशीन होती है, मिक्सी होती है, जो घर में रसोई में यूज़ की जाती है, उससे कोई काम कर रहा था, कोई औरत काम कर रही थी और उसने क्या किया, इतने में लाइट चलेगी तो उसने सोचा कि उसको अंदर से साफ़ कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किया, उसने लाइट चली, तो सोचा कि इसको साफ़ कर देते हैं अंदर से, और जैसे ही साफ़ करने के लिए हाथ उसने लगाया, लाइट आ गई, मिक्सी चली और उसका हाथ कट के निकल गया। ये लापरवाही और संयोग दोनों का मिला-जुला है। लापरवाही क्या? तो उसको अंदाज़ा था कि लाइट अभी तुरंत गई है, तो आएगी 2-4 मिनट के बाद ही कम से कम, और 2-4 मिनट में तो साफ़ कर ही लूँगी। लेकिन फिर भी उनको सतर्कता बरतनी चाहिए थी, और संयोग थी कि लाइट आई। जनरली उस जगह पर उनके एरिया में होता ये था कि लाइट जाने के बाद 2-4-5 घंटे के बाद पावर कट होता था, एक टाइम फ्रेम था उसका पावर कट होने का, पावर कट होता था, 2-4 घंटे बाद ही लाइट आती थी। संयोग की बात है। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि किसी भी रासायनिक उद्योग में या केमिकल फैक्ट्री में या केमिकल इंडस्ट्री में हादसा तो हो ही सकता है, लेकिन उस हादसे के डर से हम फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते। हादसा कब होगा किसी को पता नहीं। लापरवाही के स्तर को कम करना होगा, हमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ मैनेज हो पाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति रूप धारण कर लेगी। है कि जब कोई गैस लीक कर रही है, तो कई बार गैस का कोई रंग रूप नहीं होता है। गंध ज़रूर हो सकते हैं, जैसे बड़े तीखे गंध होते हैं। रंग रूप उनका नहीं होता है, दिखाई नहीं देते हैं। जब स्मेल किया, तब तक आप बहुत हो सकता है कई बार कि किसी कमरे में आप बैठे हो जहाँ पर गैस लीक कर गई। अब उस कमरे से निकलते-निकलते आपने पर्याप्त मात्रा में इन्हेल कर लिया उस खतरनाक गैस को। तो वो आपके बॉडी के अंदर जाके डैमेज कर देगा बॉडी के ऑर्गन्स को, और ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है। और कई बार ये ऑर्गन फेलियर जेनेटिक रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जनरेशन में ट्रांसफ़र भी होता रहता है। तो कई तरह के संकट यहाँ पर हैं। एक तो इनको भाँपना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा इनको रोकना, अब जब भाँप ही नहीं सकते तो कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इनके होने के बाद ही आप जो भी काम करेंगे या तो शुरू में कर लेंगे या उसके दौरान, मतलब पहले से पता नहीं है आपको, तो इसलिए होने के बाद वाला ही काम कर सकते हैं ताकि अगली बार ये हादसा ना हो, अगली बार ये चीज़ें ना दोहराई जाएँ। खतरनाक है, जादूगोड़ा का हम एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, जहाँ पर यूरेनियम का एक्सपोज़र होता है। तो यूरेनियम का रेडिएशन अगर किसी के शरीर में चला गया, या उस वो यूरेनियम के रेडिएशन से कोई व्यक्ति एक्सपोज़ हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो फिर उसके अंग ज़रूरी है कि हो सकता है कि सही सलामत ना रहे, और उसका अंग-भंग हो सकता है, टेढ़ा-मेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अजीबो-गरीब वो व्यक्ति दिखाई देता है, और वो एक ही नहीं, कई उसकी पीढ़ियाँ उसी रोग, उसी परेशानियों को भुगतने में बीत जाती हैं। इसलिए भी ये समस्या है। तीसरी समस्या इनके साथ ये है कि जैसे उदाहरण के लिए ही हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बार जब कोई हादसा ऐसा हो जाता है किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति के मन में मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना खतरनाक रूप से घर कर जाता है कि उस डर से वो निकल नहीं पाता। और डर से जब निकल नहीं पाता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि दूसरी तरह की आपदा में, डिप्रेशन में और एंग्ज़ायटी में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, और फिर उसकी वजह से उसका पूरा परिवार
उस वही कमाने वाला था, वही डर गया, अब उसका परिवार चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह भी एक रूप है इस आपदा के प्रभाव का। भाई होता क्यों? तो पहली बात तो लापरवाही, और सारी तो मानवीय लापरवाही है, लापरवाहियों को ही लिखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह पूरी तरह से मैन मेड डिजास्टर है, मानव जनित आपदा है। इसको मनुष्य ने बनाया है, प्रकृति ने आपको उद्योग बना के नहीं दिया था, उद्योग हमने बनाया, उद्योग में क्या मटेरियल यूज होगा हमने डिसाइड किया, इसलिए यह आपदा पूरी तरह से हमारे द्वारा निर्मित है, अतः इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग। खतरनाक रिसाव, खतरनाक रिसाव, रिसाव या तो रसायन का हो जाए या रिसाव किसी गैस का हो जाए। अचानक विस्फोट, ज्वलनशील और प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव। की उपस्थिति उसके आसपास हो जाए, रख रखाव या भंडारण जिसको कह सकते हैं, भंडारण में कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, और संरचना की कमी, कर निर्मित हादसा, कुछ भी कारण हो सकता है इसका। खतरनाक रिसाव हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एलजी पॉलीमर नाम की कंपनी से रिसाव हो गया, जैसे यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया। तो कुछ खतरनाक गैसों का, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का कहीं से रिसाव हो गया, कहीं से मीथेन का रिसाव हो गया, कहीं से नाइट्रस ऑक्साइड का रिसाव हो गया। इस रिसाव की वजह से समस्या गहन हो जाती है, समस्या बड़ी हो जाती है। वही बारूद के ऊपर बैठ के और कोई बीड़ी पिए, और बीड़ी पीने के बाद वही उसका बट नीचे गिरा दे, तो विस्फोट तो होना ही होना है। या फिर